हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज वीडियो का लेंथ थोड़ा सा छोटा है, पर कर भी क्या सकते हैं, इतने ही एपिसोड आए हैं अभी तक। उम्मीद करता हूँ आप समझोगे। तो अब बिना किसी देरी के कहानी में आगे बढ़ते हैं। स्याह काले बादलों से ढके आसमान के नीचे जमीन कांपने लगी। अचानक मिट्टी में दरारें पड़ने लगी और धूल के गुबार के बीच एक अद्भुत घटना घटी। एक विशाल प्राचीन हथौड़ा धीरे धीरे उभरकर उसके हाथों में आ गया। हथौड़ा अद्वितीय था। उसकी सतह पर कुछ प्राचीन चिन्ह खुदे हुए थे जो किसी प्राचीन सभ्यता के रहस्यों को बयां कर रहे थे। चिन्हों से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी जो उसे और भी भयावह बना रही थी। राक्षस मुस्कुराया। थंडर हथौड़े की मार। उसने अपने हथौड़े को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा, उसे ऊपर उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। हथौड़ा जमीन से टकराते ही एक भयंकर धमाका हुआ। एक चमकदार सफेद बिजली आसमान की ओर उठने लगी। ये तेज रोशनी इतनी प्रबल थी कि कुछ पलों के लिए चारों ओर अंधेरा छा गया। तीव्र सफेद बिजली फॉर्मेशन को भेदते हुए सीधे आसमान में जाकर फटी। बादलों से घिरा आकाश जैसे किसी वर्षों पुरानी गाथा को दोहराते हुए टूटने लगा। सफेद चमचमाती बिजली पूरे आकाश में गड़गड़ाते हुए फैल गई, मानो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सीमा समाप्त हो गई हो। इसकी शक्ति अद्वितीय थी, जिसे कोई रोक नहीं सकता था। इसी बीच थंडर पर्वत श्रृंखला में ये बिजली एक प्रलयंकारी तूफान की तरह फैलने लगी। इसने चारों ओर के वातावरण को तहस नहस कर दिया। आर्यन ने गर्जना करते हुए कहा, गौरांग। गौरांग ने तुरंत जवाब दिया, समझ गया। उसकी आंखों में दृढ़ता की चमक थी। वो जोर से चिल्लाया, अभेद्य कवच। एक सुनहरी रोशनी गौरांग के शरीर से फूटी और पल भर में उसके चारों ओर एक मोटा अभेद्य कवच बन गया। ये कवच उसकी रक्षा के लिए मजबूत ढाल की तरह था। आर्यन ने आगे बढ़ते हुए कहा, वेदिका, तिम्रा, हमारे पीछे छिप जाओ, जल्दी करो। आसपास की स्थिति इतनी तेजी से बिगड़ रही थी कि भागने का वक्त ही नहीं था। हर ओर बिजली और ऊर्जा का उन्माद छाया हुआ था। आर्यन ने भी अपनी शक्ति को सक्रिय करते हुए गर्जना की, क्रिम्सन ड्रैगन रक्षा। आर्यन के चारों ओर क्रिम्सन रंग की चमकती रोशनी तेजी से फैल गई। अब वो एक दिव्य गॉड जैसा लग रहा था, जिसे देखकर दुश्मनों का साहस टूट जाए। तभी आर्यन ने गुस्से में कहा, अब भी क्यों खड़ी हो, जल्दी से हमारे पीछे आओ। वेदिका और तिम्रा बिना वक्त गंवाए उनके पीछे छिप गईं। उसी पल अंशुमान ने आगे बढ़कर कहा, मैं भी मदद करता हूँ। इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथ तेजी से जमीन में धंसा दिए। उसकी बाजुएं से होती हुई एक सांप जैसी शक्ति जमीन में नीचे चली गई और जैसे ही उसने अपने हाथों को बाहर निकाला, उसके हाथ में एक विशाल चट्टान दिखाई दी। सिर्फ इतना ही नहीं, वह चट्टान आसपास की हर एक चट्टान को अपनी ओर तेजी से खींचते हुए बढ़ने लगी। कुछ ही पलों में वह चट्टान एक विशाल ढाल में बदल गई, जो अंशुमान के हाथों में एक विशालकाय कवच की तरह थी। अंशुमान ने ढाल को आर्यन और बाकी लोगों के सामने खड़ा करते हुए कहा, यह ढाल किसी भी आघात को सह लेगी। आर्यन उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराया, तुम्हारी शक्ति सच में अद्वितीय है। अंशुमान ने जवाब दिया, हा, वनलोक का यंग लॉर्ड कमजोर नहीं हो सकता। शुरू से ही आर्यन को अंदाजा था कि वनलोक क्षेत्र के इस यंग लॉर्ड के पास कोई साधारण शक्ति नहीं है, इसलिए ये देखकर उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। उसी वक्त बिजली की उन्मादी तरंगें चारों ओर और तेजी से फैलने लगीं। बूम, गगनभेदी आवाजों के साथ आसपास के बड़े बड़े पेड़ और चट्टानें धूल में बदल गईं। बिजली की शक्ति इतनी भयंकर थी कि 20 मील तक का इलाका पूरा सपाट हो गया। कोई भी चीज इसके सामने नहीं टिक सकी। अंशुमान ने बिजली की पहली तरंग को अपनी ढाल से रोका और जैसे ही बिजली ढाल से टकराई, एक तेज आवाज गूंज उठी। अंशुमान भी दर्द से चिल्ला उठा, आह। बिजली की लहरों ने अंशुमान की चट्टानी ढाल को चकनाचूर कर दिया। उसका शरीर कांपने लगा और माथे से पसीने की धाराएं बह निकलीं। आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा, अंशुमान, अब मत झेलो, पीछे हट जाओ। अंशुमान ने जवाब दिया, मैं 10 सेकंड और सह सकता हूँ। उसने अपनी शक्तियों को और बढ़ा दिया, लेकिन 10 सेकंड के बाद उसकी शक्ति खत्म हो गई। वो इसे और नहीं झेल सका। उसकी चट्टानी ढाल पहले ही चकनाचूर हो चुकी थी। वो झटका खाकर पीछे की ओर गिर पड़ा। इस पर गौरांग ने दहाड़ते हुए कहा, अब मेरी बारी है। उसने अपनी दोनों टांगें जमीन में गाड़ दी और कहा, जो भी हो, मैं इसे रोकूंगा। अपने 250 किलो के शरीर को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए वह सबके सामने खड़ा हो गया। लगातार बिजली की लहरों ने गौरांग की हालत खराब कर दी थी। वास्तव में बिजली बेहद खतरनाक थी, लेकिन गौरांग भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। बिजली की तीसरी लहर उसके शरीर से आकर टकराए और उसके शरीर पर चढ़े अभेद्य रक्षा शक्ति कवच से चिंगारी फूट पड़ी। उसका शरीर मानो फटने की कगार पर था। आर्यन ने चिल्लाकर कहा, गौरांग, क्या तुम ठीक हो? गौरांग ने अपने मुंह से खून की धार को पोंछते हुए कहा, मैं अभी इसे रोक सकता हूँ। फिर उसने जोर से चिल्लाया, अभेद्य रक्षक शक्ति, चौथा स्तर। उसका शरीर पहले ही सीमा पार कर चुका था। उसकी मूल शक्ति यानी कि अभेद्य रक्षक शक्ति भी सीमा पार कर चुकी थी। पिछले कुछ दिनों में उसने महसूस किया था कि उसकी अभेद्य रक्षा शक्ति ब्रेक थ्रू के कगार पर थी।
लेकिन वो कोई शक्तिशाली बल नहीं ढूंढ पा रहा था, यह उसके लिए सुनहरा मौका था। जब बिजली की पहली लहर ने उसे झटका दिया, स्वाभाविक रूप से वह ब्रेक थ्रू कर चुका था। चौथे स्तर की अभेद्य रक्षक शक्ति ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। लेकिन बिजली और भी खतरनाक रूप ले चुकी थी। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30, 40 सेकंड, इस बिंदु तक गौरांग का पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। हालांकि वो मजबूती से खड़ा रहा। 1 मिनट बाद आसपास की दुनिया मानो किसी दूसरी दुनिया में बदल गई हो। ये 1 मिनट 1000 साल बीतने के बराबर था। विशाल स्वर्ग चीर फॉर्मेशन गायब हो चुकी थी। चमकदार प्रभामंडल अब वहां नहीं था। स्वर्गसार कुल के लोग भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन जो चीज नहीं बदली थी वह थी वो विशाल राक्षस। उसका काला शरीर अद्वितीय सफेद बिजली की चमकार में चमक रहा था। उसके हाथ में विशाल थंडर गॉड हथौड़ा था और चेहरे पर अपार घमंड। उसने थूकते हुए कहा, आथू, स्वर्गसार कुल, तुम्हारी औकात एक कुत्ते से भी ज्यादा नहीं है। क्या सोचते हो तुम मुझे इस तुच्छ फॉर्मेशन से रोक लोगे? उसका स्वर असीमित घृणा से भरा था। तुमने खुद को कुछ ज्यादा ही समझ लिया। उसका विश्वास था कि बिजली की शक्ति में सब कुछ नष्ट करने की ताकत थी। कोई भी संरचना, चाहे कितनी भी जटिल क्यों ना हो, उसकी शक्तियों के आगे टिक नहीं सकती थी। लेकिन 100 मील दूर एक बूढ़ा आदमी हवा में खड़ा हंस रहा था। तुम सोचते हो तुम भाग सकते हो? उसने व्यंग्य करते हुए कहा। थंडर गॉड हथौड़े को जबरदस्ती बुलाने में तुम्हारी अधिकांश शक्ति खत्म हो गई होगी, है ना? थंडर राक्षस, तुम खुद को बहुत ताकतवर समझते हो ना? हमारी नजरों में तुम सिर्फ सिंह वंश के एक बंधे हुए कुत्ते हो, समझे? बूढ़े आदमी की हंसी और कुटिल हो गई। तभी स्वर्गसार कुल के लोग, जिन्होंने एक के बाद एक फॉर्मेशन का गठन किया था, बाहर निकल कर आए। वो एकदम सही सलामत थे, यहाँ तक कि उनके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। वो केवल तेज ही नहीं बल्कि बेहद शक्तिशाली भी थे। थंडर राक्षस का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके शरीर से बिजली की गड़गड़ाहट फिर से गूंजने लगी। अगर हिम्मत है तो फिर से कहो, उसने गरजते हुए कहा। बूढ़े ने ठंडे स्वर में कहा, मैं 10 बार कह सकता हूँ। तुम बस सिंह वंश के एक बंधे हुए कुत्ते हो, सिंह वंश के कुत्ते। उसने अपना उपहास जारी रखा। पहले जब सिंह वंश तुम्हें नहीं मार सका वो उनकी कमजोरी थी, पर आज स्वर्गसार कुल तुम्हारा सिर काटकर देवताओं को अर्पित करेगा। बूढ़े को थंडर राक्षस का कोई डर नहीं था, परंतु उसी समय थंडर पर्वत श्रृंखला में डीमन स्लेयर बनने का सपना लिए आए लोग वहां इकट्ठा होने लगे। वो किसी भी चीज की परवाह किए बिना कहने लगे, वो मेरा है, मुझे डीमन स्लेयर बनना है, मार डालो इसे। वो पागल हो चुके थे। यह उनके लिए स्वर्ग तक पहुंचने का सीधा रास्ता था। कोई भी इस सुनहरे मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। इसी बीच अंशुमान ने अपना संतुलन थोड़ा सा वापस पाया। वो एक कदम आगे बढ़ा और कहा, मैंने अभी तक हार नहीं मानी है, तुम्हारी बारी कैसे आ सकती है? लेकिन आर्यन ने उसे तुरंत पीछे खींच लिया। अभी वहां मत जाओ, ये बहुत खतरनाक है। उसी वक्त बूढ़े आदमी के दिमाग में नावेद की गुप्त आवाज सुनाई दी, पीछे हटो। बूढ़ा चौंक कर बोला, लेकिन युवराज, वो अभी कमजोर है, हमें अभी उस पर हमला करना चाहिए। नावेद ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, उसे संभालना आसान है, हम केवल डीमन स्लेयर नहीं बनना चाहते। हम एक ऐसा दृश्य चाहते हैं जो पूरे अमृतद्वीप को हिला दे। ये थंडर राक्षस जितने अधिक लोगों को मारेगा उतनी ही बड़ी सनसनी पैदा होगी, और तब हमारा स्वर्गसार कुल उसे मारकर संपूर्ण तरंग महाद्वीप में सितारे की तरह चमकेगा। बस देखते जाओ, जल्द ही और लोग यहाँ पहुँचेंगे। नावेद को हमला करने की कोई जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि इस थंडर राक्षस का असली रहस्य क्या है, सिवाय उसके स्वर्गसार कुल को छोड़कर। थंडर बीस्ट के द्वारा जितने ज्यादा लोग मारे जाते वह उतना ही शक्तिशाली और खतरनाक बनता जाता। ये उसकी शक्ति और आक्रामकता को बढ़ाता था। अंत में जब कोई भी उसे खत्म नहीं कर पाता तब स्वर्गसार कुल अपना कदम उठाता और उसे मार गिराता। इस तरह तेजी से उनका नाम फैलता और वो सबका ध्यान आकर्षित कर सकते थे। फिलहाल वो यही करना चाहते थे, ध्यान आकर्षित। जैसा नावेद ने अनुमान लगाया था, बड़ी मात्रा में लोग थंडर पर्वत श्रृंखला की ओर खींचे चले आए। सभी डीमन स्लेयर बनने का सपना देख रहे थे। राक्षस कितना खतरनाक था, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो लगातार उसकी ओर बढ़ रहे थे। मार डालो, आगे बढ़ो, खत्म कर दो। हर कोई जोश से भरा हुआ था और वो चीखते चिल्लाते हुए तेजी से थंडर राक्षस के पास आ गए। थंडर बीस्ट ने नीचे चींटियों की तरह दिखने वाले इंसानों को देखा और उसकी आंखों में क्रूरता भर आई। उसने दहाड़ते हुए कहा, तुम सब मेरी तरफ बढ़ने की हिम्मत करते हो, सभी मरोगे। गुस्से भरे स्वर के साथ उसके शरीर से बिजली फूटने लगी और उसने अपने थंडर हथौड़े को नीचे दे मारा। बूम! एक व्यक्ति पल भर में चूर्ण में बदल गया। जहां जहां बिजली जाती वहां केवल मौत और विनाश फैलता। ये जैसे मौत की दरांती हो जो सब कुछ काट रही थी। कुछ ही सेकंड में 100 से अधिक लोग मारे गए। वो न केवल उसे मारने में असमर्थ थे बल्कि उसके करीब भी नहीं पहुंच सके।
इस दृश्य को देखकर अंशुमान के शरीर में सिहरन दौड़ गई, उसके दिल में डर समा गया। अगर आर्यन ने उसे रोका नहीं होता तो वो भी आगे बढ़ जाता और परिणाम स्वरूप बाकी लोगों की तरह वो भी पल भर में मारा जाता। वेदिका ने चिंता से कहा, आर्यन, क्या हम बस यहाँ खड़े होकर इन लोगों को मरते हुए देखते रहेंगे? तिम्रा ने गुस्से में सांस भरी और कहा, यह बहुत ही क्रूर है। गौरांग ने गुस्से में कहा, मास्टर, हमें कुछ करना होगा। ये प्राणी बहुत घमंडी है, अगर इसे नहीं मारा तो मेरा नाम भी गौरांग नहीं। कसम से, मैंने इतना अहंकारी जीव कभी नहीं देखा। आर्यन की भौहें तनी हुई थीं। वह लगातार यह सोच रहा था कि थंडर राक्षस के शरीर पर बह रही बिजली को कैसे तोड़ा जाए। उसके पास पहुंचने का रास्ता क्या हो सकता है और उसकी कमजोरी कहाँ है। वह सोचता रहा, पर 100 से ज्यादा बार सोचने पर भी वह कोई तरीका नहीं निकाल सका। हमें करना होगा, हमें ये करना ही होगा। आर्यन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके अंदर गुस्से का तूफान था। तुम सब यहीं रुको, मैं जाकर इसका परीक्षण करता हूँ। उसका परीक्षण करना जरूरी था, सिर्फ सोचना काफी नहीं था। आर्यन को उस राक्षस की ताकत को करीब से समझना था, उसकी कमजोरी को तलाशना था, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी कोई कमजोरी ना हो। इसके बाद आर्यन ने तेजी से छलांग लगाए और थंडर राक्षस की ओर बढ़ गया। दूर घने जंगल में वो लड़का आगे बढ़ गया है। हमें क्या करना चाहिए? हाँ, कोई जल्दबाजी नहीं। जब वो थंडर राक्षस से लड़ाई करेगा तब हम उसके साथियों गौरांग और अन्य लोगों पर हमला करेंगे। समझ गए? इस बीच एक अन्य जगह पर तन्मय भाई, आर्यन आगे बढ़ चुका है। तन्मय ने आर्यन की ओर देखा जो अकेला थंडर राक्षस की ओर बढ़ रहा था। उसके होंठों पर एक घिनौनी मुस्कान आई और उसने ठंडी आवाज में कहा, तैयार हो जाओ। अगर वो राक्षस के हाथों नहीं मरा तो हम उसे मारेंगे। हर्षवंश महल के उस योद्धा ने तुरंत कहा, समझ गए। तन्मय ने खुद में बुदबुदाया, आर्यन, तू कुत्ते आज यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। दूसरी ओर थंडर राक्षस के हाथों अब तक सैकड़ों योद्धा मारे जा चुके थे। कोई भी कुछ समय तक आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। उसी समय आर्यन ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। सभी की नजरें उस पर टिक गईं, यहाँ तक कि नावेद भी उसे देख रहा था। सभी के चेहरे पर तिरस्कार की मुस्कान थी। यह मूर्खता कर रहा है, अपनी मौत को दावत दे रहा है। हालांकि आर्यन का उद्देश्य उस थंडर राक्षस को मारना नहीं था। ये सिर्फ एक परीक्षण हमला था। यदि वो थंडर राक्षस की कमजोरी का पता नहीं लगाता तो उसे मारना असंभव था। एक और मूर्ख मौत के मुंह में आ रहा है। हाँ, थंडर राक्षस ने ठंडी हंसी के साथ कहा। आर्यन की तेजी से बदलती चालें को देखकर उसकी आंखों में तिरस्कार झलक रहा था। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम चालाकी दिखाओगे तो मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकूंगा? मूर्ख! थंडर राक्षस ने जोरदार अट्टहास किया। उसके शरीर से बिजली की तेज लहरें निकली जिन्होंने सीधे आर्यन को निशाना बना लिया। उसी पल आर्यन ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए जोर से कहा, शैडो क्लोन तकनीक। एक पल में ही आर्यन के हजारों क्लोन बन गए जो चारों ओर फैल गए। आर्यन के हजारों क्लोनों को देखकर राक्षस अवाक रह गया। पास के घने जंगल में छिपे लोग भी चौंक गए। ये कैसी शक्ति है? क्या ये कोई माया कला है? शायद यह एक प्राचीन माया तकनीक है। गौरांग ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, मास्टर तो मास्टर है। इतनी सारी छायाओं के साथ तो वो स्वर्ग को भी झुका देंगे। तिम्रा ने उत्साहित होकर कहा, ये तो अविश्वसनीय है। अंशुमान भी हक्का बक्का खड़ा था। दूर से आर्यन ने गरज कर कहा, हमला करो। थंडर राक्षस ने पल भर के लिए झिझक दिखाए, लेकिन फिर वो गुस्से में दहाड़ा, तुम जितनी भी छायाएं लाओ सब व्यर्थ हैं। मैं सबको नष्ट कर दूंगा। उसने अपने थंडर हथौड़े को ऊपर हवा में घुमाया। हथौड़े से चिंगारियां उड़ने लगी और पूरे आसमान में बिजली की तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। जैसे ही उसने हथौड़ा जमीन पर देकर मारा, हर दिशा में बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ सफेद चमकार फैल गई। उसने गुस्से में गर्जना की, अब मरो। उस पल आर्यन का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने तुरंत अपनी शक्तियों को केंद्रित किया और एक साथ सभी क्लोनों को नियंत्रित करते हुए चिल्लाया, चांदनी कदम। गर्र! आर्यन के कई क्लोन पल भर में नष्ट हो गए, लेकिन बहुत से क्लोनों की चांदनी कदम तकनीक से गति और तेज हो गई थी और वो सभी बचकर सीधे थंडर राक्षस के शरीर पर चढ़ गए। आर्यन के सभी क्लोन बिना रुके थंडर राक्षस पर वार करने लगे। उनकी हर हरकत में एक निर्दयी तेजी थी। वहीं आर्यन दूर से चिल्ला रहा था, हमला करते रहो। थंडर राक्षस का पूरा शरीर आर्यन के क्लोनों से भर गया था और वो सभी पागलों की तरह उस पर हमला कर रहे थे। पर आर्यन देख पा रहा था कि किसी भी क्लोन का कोई भी वार उस थंडर राक्षस पर काम नहीं कर रहा था। थंडर राक्षस का गुस्सा अब चरम पर पहुंच चुका था। उसके शरीर से बिजली की हजारों लपटें निकली और वो जोर से दहाड़ा, मेरे रास्ते से हट जाओ। उसके शरीर से निकली बिजली की हजारों लपटें आर्यन के क्लोनों पर किसी कोड़े की तरह बरसी और कुछ ही पलों में आर्यन के सभी क्लोन जली हुई राख में बदल गए। आर्यन ने अब तक जो जानकारी इकट्ठा की थी वह बहुत ही अस्पष्ट थी और लगभग बेकार। उसने मन ही मन बड़बड़ाया, नहीं नहीं, अभी भी नहीं। उसकी कमजोरी अभी तक नहीं मिली। लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी।
ड्रैगन स्लेयर, वो अब इस बिंदु पर आने के बाद खाली हाथ पीछे नहीं हट सकता था। अगर उसके क्लोन नुकसान नहीं पहुंचा सके तो वो अब ड्रैगन स्लेयर का इस्तेमाल करेगा। ड्रैगन स्लेयर उसके हाथ में चमक उठा। अंदर से डार्क ड्रैगन गॉड ने गर्जना की। आर्यन ने अपने कदमों को मजबूत किया और हवा में ऊंचा उछलते हुए थंडर राक्षस पर वार किया। ड्रैगन स्लेयर, सिंह वंश का कोई। लगभग एक ही समय में थंडर राक्षस और नावेद ने हैरानी में कहा। थंडर राक्षस एक पल के लिए ठिठक गया। उसने आर्यन की ओर देखा और उसके हाथ में ड्रैगन स्लेयर को देख उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो जोर से दहाड़ा, ड्रैगन स्लेयर, ये सिंह वंश की वही ब्लेड है जिसने मुझे लाखों वर्षों तक कैद रखा। ये सिंह वंश के लोग, इनको अब भी चैन नहीं है, लेकिन इस बार मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। उसके शरीर से निकलती बिजली उसके बढ़ते गुस्से के साथ और खतरनाक हो गई। थंडर राक्षस ने अपने हथौड़े को हवा में लहराते हुए आर्यन पर भयंकर हमला किया। उसका यह वार बेहद खतरनाक था। आर्यन का दिल सिकुड़ गया। लेकिन उसी समय क्रिम्सन ड्रैगन ने उसकी चेतना को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया ताकि थंडर राक्षस का दबाव उस पर ना पड़े। जिस पल ड्रैगन स्लेयर और थंडर हथौड़ा आपस में टकराए, डार्क ड्रैगन गॉड की ब्लेड शक्ति थंडर हथौड़े की थंडर शक्ति पर भारी पड़ी और उसे चीरते हुए थंडर राक्षस से टकरा गई। 20,099। ड्रैगन स्लेयर ने थंडर राक्षस के सिर की मोटी चमड़ी पर एक तीखा निशान छोड़ दिया। हालांकि थंडर राक्षस के लिए ये सिर्फ एक खरोंच के बराबर था, पर उसे एक इंसानी बच्चे ने चोट पहुंचाई, यह उसके लिए अपमान जैसा था। वो गुस्से में दहाड़ा, अब जाओ नर्क में। थंडर गॉड हथौड़ा बिजली की मोटी चमकीली लपटों से घिर गया और वो तेजी से आर्यन की ओर बढ़ने लगा। वह इतना तेज था कि आर्यन के पास उससे बचने का कोई मौका नहीं था, चाहे वो कोई भी तकनीक इस्तेमाल क्यों ना कर लें। थंडर बीस्ट की ताकत और आर्यन की क्षमता में फर्क बहुत बड़ा था। दोनों के बीच मानो कई दुनियाओं का फासला था। ये नामुमकिन था कि वो उसके हमले से बच सके। जब थंडर गॉड हथौड़ा उसके ऊपर गिरने ही वाला था, तभी नील ड्रैगन गॉड, जो नील ड्रैगन फनेस के अंदर था, गंभीरता से बोला, क्रिम्सन ड्रैगन मास्टर की रक्षा करो। ड्रैगन स्लेयर में डार्क ड्रैगन गॉड भी जोर से गरजा। उसी पल ड्रैगन स्लेयर आर्यन के हाथों से छुटकर हवा में उड़ गया और थंडर गॉड हथौड़े का रास्ता रोक दिया। लेकिन ड्रैगन स्लेयर का स्तर अभी बहुत कम था, इसलिए डार्क ड्रैगन गॉड की शक्तियां भी सीमित थीं। वो बस हथौड़े को एक पल के लिए रोक सकता था, फिर इसके दूसरे पल ही ड्रैगन स्लेयर छिटक कर दसियों मील दूर जाकर गिरा। थंडर राक्षस ने इस बार हमला अपनी पूरी ताकत से किया था। वो सब जानते थे इसके टकराते ही आर्यन पल भर में मारा जाएगा। नील ड्रैगन गॉड ने फिर से दहाड़ा, क्रिम्सन ड्रैगन भाइयों, अब सब तुम पर है। 8 क्रिम्सन ड्रैगन्स ने जोरदार गर्जना की और अगले ही पल आर्यन के शरीर को एक चमकती हुई क्रिम्सन रोशनी ने ढक लिया। उसी समय बूम, थंडर गॉड हथौड़ा आर्यन के पेट में आकर लगा और बिजली की किरणें आर्यन के शरीर को चीरती हुई उसकी पीठ से बाहर निकल गईं। घ उसके मुंह से ताज़ा खून फूट पड़ा। उसका शरीर पीछे की ओर मुड़ा और किसी टूटते तारे की तरह जमीन पर जाकर लगा। जमीन पर लगते ही वो एक गेंद की तरह वापस हवा में उछल गया। थंडर राक्षस ने क्रूरता से फिर से थंडर हथौड़े को घुमाया और आर्यन में दे मारा। आर्यन का शरीर जैसे बिजली की लपटों से फटने को था। वह फिर से तेजी से जमीन में जाकर लगा और कई बार उछलकर दूर जाकर गिरा। वह जमीन में जहां जहां जाकर लगा वहां गहरे गड्ढे बन गए, जो इतने विशाल थे कि जैसे अंतरिक्ष से कई उल्कापिंड एक सीधी कतार में गिरे हों। वास्तव में थंडर राक्षस ने आर्यन की हालत किसी धोबी घाट के कुत्ते की तरह कर दी थी। सिंह वंश के कुत्ते, कर मुझे सील। थंडर राक्षस ने गुस्से में दहाड़ा। उसका सदियों का सारा गुस्सा फूट पड़ा। दूसरी ओर नावेद ठंडी मुस्कान के साथ बोला, सिंह वंश में अब कचरा पैदा होने लगे हैं। 9वें स्तर का आत्मवीर, सिंह वंश सच में बहुत गिर चुका है। ड्रैगन स्लेयर और सिंह वंश का नाम सुनकर उसे एक पल के लिए झटका लगा था, लेकिन आर्यन बेहद कमजोर था। ऐसे लोग उसकी नजरों में चींटी की तरह थे। सेकंडों वर्ष बीत चुके थे। उसे पहले लगा था कि सिंह वंश के पास कुछ ताकत होगी, लेकिन अब शायद मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। वो तो बस कचरे हैं। उसने गहरे गड्ढे में पड़े आर्यन की ओर देखते हुए तिरस्कार भरे लहजे में कहा, तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है कि तुम मेरे हाथों से मारे जाओ, सिंह वंश। उसी समय वेदिका तेजी से आर्यन की ओर दौड़ी। आर्यन, गौरांग भी दौड़ा। मास्टर। वो चारों पागलपन से आर्यन की ओर दौड़े, लेकिन तभी घने जंगल से एक ठंडी आवाज गूंजी, हमला करो। हर्षवंश परिवार की ओर से तन्मय भी बाहर आया और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, उन्हें खत्म कर दो। सर्द और डरावनी आभा चारों ओर फैल गई। वेदिका और उसके साथी अभी आर्यन तक पहुंचने की कोशिश कर ही रहे थे कि 6 काले साए उनके सामने आकर खड़े हो गए। गौरांग की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने दहाड़ते हुए कहा, रास्ते से हट जाओ। उसके शरीर से शक्ति का भंडार फूट पड़ा। बोलने के साथ ही उसने दोनों मुट्ठियों से जोरदार हमला किया। उसी समय सामने के योद्धा भी हरकत में आ गए। वह
सभी 5वें स्तर के उद्यमवीर थे और उनके द्वारा छोड़ा गया दबाव इतना अधिक था कि गौरांग का पूरा शरीर कांप उठा, वो उसे झेल नहीं सका। उसकी अभेद्य रक्षा शक्ति भी अभी उस स्तर तक विकसित नहीं हुई थी कि वो इस दबाव को रोक सके। मोटे सुअर, चुपचाप लेट जा। एक तलवार सीधी गौरांग के गले को निशाना बनाते हुए आए। पथरीली शक्ति। तभी अंशुमान ने जोर से चीखते हुए जमीन पर मुक्का मारा। जमीन पर पड़े पत्थर चकनाचूर हो गए और सैकड़ों छोटे छोटे पत्थर उसकी भुजा में लिपट गए। अंशुमान ने अपनी विशाल भुजा को तेजी से घुमाते हुए वार किया, लाओ मुझे रास्ता बनाने दो, और एक योद्धा को दूर उड़ाकर फेंक दिया। वेदिका ने अपनी उंगलियों में एक पिल पकड़ी और जोर से फेंकी। तिमरा ने घूमकर अपने दाहिने पैर से पिल को हवा में उछाल दिया और वो एक योद्धा के सिर पर जाकर फटी। उससे एक हरे रंग का चूरा निकला जो उस योद्धा के शरीर पर गिरते ही उसे सड़ाने लगा। आह हा! वो योद्धा दर्द से झटपटाता हुआ जमीन पर गिर गया। तिमरा ने उसे कोई मौका नहीं दिया। उसने अपनी आक्रामक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए दोनों मुट्ठियों से जोरदार हमले किए और उस योद्धा को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अगर वेदिका की जहरीली गोली नहीं होती तो वो कभी उस 5वें स्तर के उद्यमवीर को नहीं मार पाती। कुछ ही देर में उन सभी ने 6 योद्धाओं में से 3 को खत्म कर दिया, लेकिन 3 योद्धा अभी भी बचे थे जो उन्हें रोक रहे थे। इस बीच तन्मय और उसके लोग आर्यन के करीब पहुंच चुके थे, जबकि वेदिका और बाकी लोगों को 9 व्यापार संघों के लोगों ने रोके रखा था। मालकिन, वहां देखो, तिमरा ने तन्मय और उसके लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा। अब हम क्या करें? गौरांग गुस्से से चिल्लाया, तन्मय, अगर मेरे मास्टर को छुआ तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को उलट पलट दूंगा। अभी वो कुछ कर पाते, तभी बचे तीनों योद्धाओं ने उन पर हमला कर दिया। पहले उस पॉइजन मास्टर को खत्म कर दो। लेकिन गौरांग ने आगे आते हुए दांत भींचकर कहा, सब मेरे पीछे रहो, मैं इन कुत्तों को खत्म कर दूंगा। तभी एक तलवार को रोकने के लिए गौरांग ने अपने शरीर का इस्तेमाल किया। तलवार की नोक उसके सीने में गहराई तक धंस चुकी थी। खून बह रहा था, लेकिन वो दर्द को जैसे महसूस ही नहीं कर रहा था। उसने तलवार को नजरअंदाज करते हुए पूरी ताकत से आगे की ओर दौड़ लगाए। तलवार उसके सीने के आर पार हो गई थी, लेकिन वो ठहरा नहीं। उसने सीधे उस योद्धा के सिर को अपनी विशाल हथेलियों के बीच भींच दिया। मर कुत्ते! अंशुमान ने भी अपनी पथरीली भुजा को घुमाया और दूसरे योद्धा से टकरा गया। तिमरा और वेदिका भी नहीं झिझकी और तीसरे योद्धा पर झपट पड़ी। वो बस आर्यन को बचाना चाहते थे, इसके लिए वो जान देने और लेने के लिए भी तैयार थे। दूसरी ओर हर्षवंश परिवार के लोग गहरे गड्ढे के किनारे पर खड़े थे। तन्मय ने गड्ढे में पड़े आर्यन को देखा। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। बिजली के प्रहार से उसकी पीठ झुलस चुकी थी और उसकी त्वचा बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी। हा, तन्मय ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा, आर्यन, मैं तुम्हें आज कुत्ते की मौत मारूंगा। हा, नीलामी में मेरा अपमान किया था, मुझे विशेष प्रवेश खोने पर मजबूर किया और मेरे पिताजी को मारा, अब बदला लेने की मेरी बारी है। तन्मय की आंखों में गुस्से और बदले की आग जल रही थी। उसने अपने हाथों को नुकीले पंजों में बदल लिया और एक ऊंची छलांग लगाकर आर्यन के सिर पर जोरदार वार करने के लिए झपटा। नहीं, वेदिका डर से कांप उठी, उसकी आवाज भी थरथरा रही थी। भाई! अंशुमान भी चिल्लाया। मास्टर! गौरांग भी दहाड़ा। फासला ज्यादा था, उनमें से कोई उसे रोक नहीं सकता था। तभी आर्यन की आंखें अचानक खुल गईं। अंतहीन ऊर्जा इमोर्टल रूट के कारण उसकी ऊर्जा तेजी से भर चुकी थी। वो अचानक खड़ा हो गया। थंडर गॉड हथौड़े से वो अचेत हो गया था, लेकिन मरा नहीं था। उसकी शक्ति भले ही कम थी, पर उसकी मौत असंभव थी। क्रिम्सन ड्रैगन्स की रक्षक शक्ति बस नाम के लिए नहीं थी, आखिर वो असली ड्रैगन्स थे, और भला कौन सी शक्ति थी जो उन्हें आसानी से भेद सकती थी। हालांकि ये भी सच था कि अगर क्रिम्सन ड्रैगन्स की रक्षा शक्ति नहीं होती तो आर्यन अब तक मर चुका होता। तन्मय को ऊपर से अपनी ओर गिरते देख आर्यन ने गरजते हुए कहा, दफा हो यहाँ से, और उसने धीरे से अपनी उंगली को हिलाया। उसी समय एक इन्फिनो दैत्य उसकी स्पेस रिंग से निकलकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने तन्मय के तेज पंजों को अपने धातु के मजबूत शरीर से रोक लिया। तन्मय के माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। वह इस बार भी आर्यन को नहीं मार पाया। वो तुरंत गड्ढे से बाहर की ओर कूद गया और घृणा से बोला, तू अब भी जिंदा है? जिंदा है? ये अभी तक मरा क्यों नहीं? क्या ये लड़का लोहे का बना है? इतना शक्तिशाली हमला झेलने के बाद भी ये मरा नहीं, इसे तो मर जाना चाहिए था। ये कैसे उठ खड़ा हुआ? ये तो हद हो गई। तन्मय के लोग आर्यन को जिंदा देखकर अवाक थे। आर्यन धीरे धीरे गड्ढे से बाहर निकला। विशाल इन्फिनो दैत्य उसकी रक्षा करता हुआ उसके बगल में चल रहा था। वो वेदिका और बाकी लोगों की चल रही लड़ाई को देखकर बेहद नाराज हुआ, पर उसने उसमें दखल नहीं दिया, क्योंकि इस समय वो थंडर राक्षस से सबसे ज्यादा नाराज था। उसने उसकी कुत्ते की तरह धुलाई की थी। आर्यन ने गड्ढे के दूसरी ओर खड़े तन्मय को देखा और व्यंग्य करते हुए कहा, इस वक्त मेरे पास तुझसे निपटने का समय नहीं है, समझा? क्या वो उनको ऐसे ही छोड़ने वाला था? बिल्कुल नहीं। बात बस इतनी सी थी, आर्यन उनको तब तक नहीं मारना चाहता था जब तक कि वो दूसरी श्रेणी की इमोर्टल रूट को फ्यूज ना कर ले।
उसके सभी पॉइंट्स भर चुके थे, अगर वह अभी उन्हें मारेगा तो ये पॉइंट्स की बर्बादी होगी। तन्मय ने आर्यन की ओर देखते हुए कहा, अति अहंकारी कुत्ते, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम अब मेरे मुकाबले के लायक हो? आर्यन ने उसको पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसकी नजरें लड़ाई लड़ रहे गौरांग की ओर घूमी और वो चिल्लाकर बोला, मोटू मेरी चिंता मत कर और इन कुत्तों को एक एक करके खत्म कर दे, और मैं इस बड़े वाले को संभालता हूँ। आर्यन ने दूर खड़े थंडर राक्षस की ओर गुस्से से देखा और अपने मन में गरजते हुए कहा, राक्षस तुम्हें बहुत शौक है ना दिखावा करने का, तो ठीक है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली दिखावा क्या होता है। इसके बाद उसने धीरे से कहा, गगनभेदी तकनीक। अचानक उसका शरीर चक्रघिन्नी की तरह घूमते हुए जमीन के अंदर समा गया और वह गायब हो गया। वहां केवल एक गहरा गड्ढा बचा था। आर्यन की यह हरकत देखकर चारों ओर के लोग चौंक गए और उनकी कानाफूसी शुरू हो गई। ये कौन सी तकनीक है? क्या वो कुत्ता बिल खोदकर भाग गया? जरूर भाग गया होगा। उसने अपने दोस्तों और औरतों को छोड़ दिया। ये दक्षिणी क्षेत्र के लोग ऐसे ही काया होते हैं। हा, मुझे तो लगा कि ये घमंडी है, लेकिन ये तो डरपोक निकला। तन्मय ने भी इस पर व्यंग्य करते हुए कहा, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा। सभी लोग आर्यन का मजाक बना रहे थे, परंतु केवल नावेद के माथे पर चिंता की लकीरें थीं। उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने सोचा, क्या ये बेकार लड़का राक्षस की कमजोरी पता लगा चुका है? स्थिति पर गौर करें तो शुरू से लेकर अब तक थंडर राक्षस का शरीर आजाद होने के बावजूद भी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। ऐसा क्यों था? आर्यन के दिमाग में भी ये सवाल लगातार घूम रहा था। जब वो बेहोश था तब भी वो यही सोच रहा था। आखिर थंडर राक्षस का रहस्य क्या था? उसने अंदाजा लगाया कि शायद उसका ये राज उसके पैरों के नीचे था, पृथ्वी सील। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान था। इसे सही साबित करने के लिए उसे खुद राक्षस के पैरों के नीचे जाकर देखना होगा। इसी बीच नावेद के पास खड़े बुजुर्ग ने चिंतित होकर कहा, युवराज क्या ये? नावेद ने शांत होकर कहा, चिंता मत करो, पहले देखते हैं। वो लड़का सिंह वंश से है और ये थंडर राक्षस भी सिंह वंश द्वारा सील किया गया था। अगर वह उसकी कमजोरी का पता लगा चुका है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नावेद के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसने व्यंग्यपूर्वक कहा, लेकिन ये केवल एक ऐसा कचरा है जो बस 9वें स्तर का आत्मवीर है। भले ही उसे थंडर राक्षस की कमजोरी का पता हो, वह उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। नावेद निश्चिंत था, बल्कि वह उत्साहित था, क्योंकि अगर थंडर राक्षस को गुस्सा आया तो उसकी विनाशकारी शक्ति का विस्फोट होगा, जिससे और भी लोग मरेंगे। ये स्थिति और भी अधिक सनसनीखेज बनेगी। नावेद ने आत्ममुग्ध होकर कहा, मेरे स्वर्गसार कुल के उदय को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। दूसरी ओर धरती के नीचे आर्यन ठीक थंडर राक्षस के पैरों के नीचे था। ये पृथ्वी की शक्ति कितनी प्रबल है। पूर्वज रुद्रदेव चकित होकर बोले, लड़के तुम्हारा अनुमान सही है। ये थंडर राक्षस पृथ्वी सील से बंधा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से वो लगातार आकाशीय बिजली का उपयोग कर इसी सील को ही तोड़ने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन वो बहुत लंबे वक्त से इस सील में कैद है। साथ ही पृथ्वी की जंजीरें इतनी शक्तिशाली हैं कि वो इन्हें तोड़ने में असफल हो गया। कुछ पल रुककर पूर्वज रुद्रदेव बोले, ये कहना पड़ेगा कि तुम्हारे सिंह वंश में सीलिंग तकनीक के अद्भुत जानकार हुए हैं। पृथ्वी की शक्ति का इस तरह से उपयोग करना अद्वितीय है। अगर स्वर्गीय नियम असंतुलित नहीं होते तो ये राक्षस अपने पूरे जीवन काल में इस पृथ्वी सील को कभी नहीं तोड़ पाता। सिंह वंश कभी संपूर्ण तरंग महाद्वीप का शासक वंश हुआ करता था। उनकी ताकत अनुपम थी। अगर वह रहस्यमय आपदा न हुई होती तो आज भी सिंह वंश इस पूरे महाद्वीप पर शासन कर रहा होता और कोई अमृतद्वीप या छोटे मोटे द्वीप पैदा न हुए होते। आर्यन ने चारों ओर की घनी पृथ्वी शक्ति को महसूस करते हुए पूर्वज रुद्रदेव से पूछा, पूर्वज अब मैं इस थंडर राक्षस को भारी नुकसान कैसे पहुंचाऊं? पूर्वज रुद्रदेव हंसकर बोले, बहुत आसान है, इसके पैरों के तलवे। क्या? आर्यन एक पल के लिए चौंक गया और फिर बोला, मैंने ये क्यों नहीं सोचा। हाँ, अगर इसके पैर नहीं हिल सकते तो इसके तलवे ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी हैं। तुरंत आर्यन ने दहाड़ते हुए कहा, ड्रैगन स्लेयर आओ। ड्रैगन स्लेयर जो दूर कहीं पड़ा था, आर्यन के बुलाते ही तुरंत धरती को चीरते हुए उसके पास चला आया। आर्यन ने उसे कसकर पकड़ा और हंसते हुए बोला, बहुत अकड़ रहे थे ना, अब देखो तुम्हारी अकड़ कैसे निकालता हूँ। ड्रैगन स्लेयर को हाथ में लेकर आर्यन ने राक्षस के पैरों के तलवों पर पूरी ताकत से वार किया। 30,882। तारांकन थंडर राक्षस को अपने पैरों में तेज दर्द का एहसास हुआ। उसने तुरंत समझ लिया कि आर्यन उसके पैरों के नीचे है। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं और वो चीखा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, नीच प्राणी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए विशाल थंडर गॉड हथौड़े को उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। बिजली की खतरनाक लपटें जमीन के अंदर तक घुस गई। पूर्वज रुद्रदेव ने तुरंत चेतावनी दी, लड़के बचकर। थंडर राक्षस आर्यन पर सीधे हमला नहीं कर सकता था, पर वो बिजली की माध्यम से उसे धरती के नीचे भी मार सकता था।
उसकी बिजली की ताकत इतनी भयानक थी कि अगर आर्यन पर लगती तो उसकी चेतना बुरी तरह नष्ट हो जाती। बिजली लगभग आर्यन की पीठ को छूते हुए निकल गई, पर इस हल्की सी छुअन का भी असर इतना था कि उसका मन कांप उठा और उसकी चेतना में झटका लगा। लेकिन उसने खुद को जल्दी संभाल लिया और जोर से दहाड़ा, आओ मुझे मारने की कोशिश करो। वो लगातार उसके तलवों पर वार करता रहा। थंडर राक्षस अपने पैर नहीं हिला सकता था, तो यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। लेकिन उसके पास लाखों की एचपी थी, इतनी जल्दी उसे हराना संभव नहीं था। गुस्से में थंडर राक्षस लगभग पागल होने की कगार पर था। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी लाल हो चुकी थीं। उसके शरीर से निकलती बिजली अब इतनी खतरनाक हो गई थी कि हवा में उसकी गंध भर गई थी। उसका काला शरीर गहरे लाल रंग में बदल गया, जैसे उसके भीतर बहते खून में आग लग गई हो। आसमान में काले बादलों ने चारों ओर से सूरज की रोशनी को ढक लिया था। थंडर पर्वत श्रृंखला के हर कोने में सिर्फ बिजली की गड़गड़ाहट और बादलों की गर्जना गूंज रही थी। ये नज़ारा मानो प्रलय का संदेश दे रहा था। बूम! एक तीव्र बिजली आसमान को चीरते हुए धरती पर गिरी और उसके साथ भारी बारिश होने लगी। थंडर राक्षस ने आसमान की ओर देखा और गंभीर लहजे में शिकायत की, लाखों वर्षों पहले तुमने मुझे बंदी बनाया और अब मुझे जीवन का मौका देने का क्या मतलब है? धिक्कार है। सिंह वंश का कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं है, उन्हीं ने मुझे इतनी सदियों तक कैद रखा। आज मैं सिंह वंश के एक कुत्ते की बलि चढ़ाकर अपना बदला लूंगा। आसमान और भी अधिक अंधकार में हो गया और बारिश ने पूरे मैदान को पानी से भर दिया। बारिश का पानी तेजी से धरती के अंदर तक रिसने लगा और आसपास के जंगल भी पूरी तरह से पानी में डूबने लगे। लेकिन किसी को इस खतरे का अंदाजा नहीं था। आर्यन ने अपने सिर पर एक पानी की बूंद महसूस की और उसका दिल कांप उठा। वो बड़बड़ाया, लगता है इस राक्षस ने अपने सबसे खतरनाक हमले की तैयारी कर ली है। तुरंत ही उसने अपने विचार इन्फिनो दैत्य से जोड़े और तभी इन्फिनो दैत्य की एक मशीनी आवाज गूंजी, गौरांग, वेदिका, तिम्रा, अंशुमान, जल्दी भागो। सभी लोग जल्दी से यहाँ से भागो, पानी से दूर जाओ। उसकी आवाज बेचैनी से भरी थी। थंडर राक्षस के हमले की सीमा पहले सिर्फ कुछ मील तक सीमित थी, लेकिन बारिश के कारण अब उसकी बिजली शक्ति सैकड़ों मील तक फैल सकती थी। उस समय आसपास की हर एक चीज तबाह हो जाएगी। आर्यन जानता था कि अगर उसके साथियों ने तुरंत जगह नहीं छोड़ी तो वो बच नहीं पाएंगे। आर्यन ने एक बार फिर से चिल्लाया, जल्दी करो, भागो। वेदिका ने गौरांग की ओर देखा और कहा, चलो जल्दी। गौरांग ने बिना कुछ सोचे अंशुमान का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कहा, चलो यहाँ से निकलो। लेकिन अंशुमान असमंजस में था। वो क्यों भाग रहे हैं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जहां तक राक्षस की बात थी, वो भी कोई हमला नहीं कर रहा था। फिर क्यों तुम लोग नहीं भाग सकते? नौव्यापारी संघों द्वारा भेजे गए योद्धाओं ने उनका रास्ता रोक लिया। गौरांग गुस्से से चिल्लाया, अब ये हद हो गई है। मास्टर ने हमें अपनी शक्ति दिखाने से मना किया था, मगर अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। फैंटम आर्मर! गौरांग जोर से दहाड़ा। तभी धातु का एक बड़ा सा आर्मर उसकी स्पेस रिंग से बाहर निकला और पल भर में उसके शरीर पर चढ़ गया। गौरांग ने अपनी अंदरूनी शक्ति की मदद से जैसे ही उसे सक्रिय किया, उसका शरीर अचानक कई गुना बढ़ गया। उसका मोटा शरीर अब धातु की मोटी परतों से ढका हुआ था। दिखने में वो लोहे का एक विशाल जानवर लग रहा था। इस फैंटम आर्मर को आर्यन ने खासतौर पर गौरांग के लिए ही तैयार किया था, ठीक उसकी शक्ति के अनुरूप। गौरांग की आंखें गुस्से से भड़क उठी जब उसने 9 व्यापारी संघों के योद्धाओं को अपनी ओर आते देखा। वो दहाड़ा, मैं तुम कुत्तों को कुचल दूंगा, मेरे रास्ते से हट जाओ। उसने अचानक अपने दाहिने पैर को जमीन पर देकर मारा। उसके आर्मर की रक्षात्मक शक्ति तुरंत आक्रामक शक्ति में बदल गई। उसके फैंटम आर्मर का यही सबसे खास गुण था, उसकी अभेद्य शक्ति को बदलकर हमले में परिवर्तित करना। जमीन तेजी से दरकने लगी और वहां जमा बारिश का पानी फव्वारे की तरह ऊपर उठ गया। साथ ही एक योद्धा जोर से उछलकर दूर जा गिरा। वहीं दूसरा खून से लथपथ अपनी जगह पर जड़वत खड़ा रह गया। गौरांग ने गुस्से से कहा, दम है तो फिर आओ, कमीने कहीं के। अंशुमान ये देख अवाक रह गया। तो आर्यन भाई ने गौरांग के लिए ये फैंटम आर्मर बनवाया है। उसकी आंखों में एक उत्साह की चमक झलकी। उसने सोचा, इस कवच के साथ गौरांग जैसे रक्षक शक्ति वाले योद्धा भी एक हमलावर योद्धा की तरह लड़ सकते हैं। ये तो अद्भुत है। चारों ओर खड़े बहुत से लोग ये देखकर उत्तेजित हो गए। गौरांग ने अंशुमान से कहा, इस समय चौंकने का वक्त नहीं है, जल्दी करो। आर्यन कभी भी ऐसी स्थिति में जल्दी करने को नहीं कहता जब तक कि खतरा जानलेवा ना हो। ये साफ था कि यह स्थिति बहुत ही खतरनाक थी। गौरांग और बाकी तीनों ने तेजी से भागना शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच आसपास के कुछ लोग उन पर जोर जोर से हंसने लगे। हा हा हा, देखो इन डरपोकों को, बस बारिश हो रही है और ये भागे जा रहे हैं। इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। थंडर राक्षस भले ही ताकतवर हो, लेकिन वो 100 मील दूर है और उसने अभी तक हमला नहीं किया। लेकिन ये डरपोक यहाँ से जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। गौरांग और उसके साथियों के अलावा कोई भी वहां से नहीं भागा।
क्योंकि उनका मानना था कि राक्षस भले ही कितना भी ताकतवर हो, उसका हमला 100 मील दूर तक कोई असर नहीं करेगा। यह असंभव है। वो आर्यन को भगोड़ा कुत्ता और गौरांग और बाकी लोगों को डरपोक कहकर उनका मजाक उड़ा रहे थे। भागो! आर्यन का इन्फर्नो दैत्य फिर से चिल्लाया। एक बार फिर से आसपास हंसी ठहाकों की गूंज उठी। क्या सोचते हो लड़के, हम सब तुम्हारे जैसे डरपोक हैं। खुद तो चूहे जैसे बिल में घुस गया। दक्षिणी क्षेत्र के लोग हमेशा से ऐसे ही होते हैं, हा हा हा। बिना लड़े ही भाग गया। मैंने तो सुना था कि सिंह वंश के लोग धरती और आसमान से नहीं डरते, मौत से नहीं डरते, लेकिन ऐसा लगता है कि मौत से सबसे ज्यादा डरने वाले वही लोग हैं। बिल्कुल, उस आर्यन को देखो, एक चूहे के बिल में घुसकर भाग निकला और अब हमें भागने की सलाह दे रहा है। हम दक्षिणी क्षेत्र के लोगों की तरह काय नहीं हैं। इन चर्चाओं को सुनते हुए आर्यन के चेहरे पर एक हल्की सी कड़वाहट फैल गई। उसने खुद से कहा, पहली बार तो कुछ अच्छा करने की सोच रहा था, लेकिन लगता है कि लोगों को मेरी अच्छाई रास नहीं आई। हाँ, शायद ये दुनिया वाकई ऐसी ही है। जो विनाश करता है उसकी पूजा होती है, लेकिन जो भलाई करता है उसे कोई याद नहीं रखता। अगर ऐसा है तो मेरी बला से सब मर जाएं। आर्यन के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आई। तभी थंडर राक्षस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उसका पूरा शरीर लाल हो गया, जैसे आग में तप रहा हो। वो अब अपने उन्मत्त रूप में प्रवेश कर चुका था। उसकी शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई। नाविद जोर जोर से हंसने लगा। उसके चारों ओर खड़े लोग अभी भी चर्चा में मशगूल थे। उनकी ओर देखकर उसने एक ठंडी हंसी छोड़ी और कहा, तुच्छ कीड़े, मूर्ख कीड़े, ये सब मरने वाले हैं। हा, अगर ये नहीं मरेंगे तो मेरे स्वर्गसार कुल की शक्ति कैसे सिद्ध होगी। हा। नावेद की हंसी आसमान में गूंजने लगी। इसी बीच थंडर राक्षस ने अपनी शक्ति के चरम को छूते हुए बादलों में अपने थंडर हथौड़े को भोंक दिया। उसके दिल में भयंकर गुस्सा उमड़ रहा था। उसने आसमान की ओर गरजते हुए कहा, बिजली का तांडव। बिजली की ऐसी शक्ति जो पूरी दुनिया को तबाह करने का मादा रखती हो। ये स्थिति देख आर्यन का दिल गहरी चिंता में डूब गया। उसने पूर्वज रुद्रदेव से कहा, पूर्वज अब क्या करें। पूर्वज रुद्रदेव ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं बस तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सुन आर्यन का मन और भारी हो गया। उसे पता था कि वह अपनी शक्ति का उपयोग कर लोगों को खत्म करके स्तर बढ़ा सकता है, लेकिन वह कोई क्रूर खूनी नहीं था। जिनका मरण अनिवार्य था वो मरेंगे, लेकिन वहां उपस्थित हजारों निर्दोष लोगों का क्या। साथ ही वेदिका और बाकी के बारे में भी उसे चिंता हो रही थी। उसने बुदबुदाया, क्या कोई रास्ता है जिससे थंडर राक्षस के इस खतरनाक वार को रोका जा सके। पूर्वज रुद्रदेव ने सिर हिलाते हुए मना कर दिया। तभी थंडर ड्रैगन रॉड में से हायरा बाहर निकली और उसने कहा, मास्टर, मैं उसकी शक्ति को अवशोषित कर सकती हूँ। आर्यन ने हैरानी से पूछा, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम ऐसा कर सकती हो। हायरा ने एक पल के लिए झिझकते हुए जवाब दिया, शायद मैं कर पाऊंगी। आर्यन ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम्हें जरा भी खतरा महसूस हो तो रुक जाना। मैंने तुमसे वादा किया है कि तुम्हें तुम्हारे घर तक ले जाऊंगा। हायरा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आपके वादे से मुझे जीने की एक उम्मीद मिली है, इसलिए मैं ये जरूर करूंगी। ही ये कहते हुए वो शरारती अंदाज में मुस्कुरा दी। आर्यन ने कहा, ठीक है, लेकिन अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना। हायरा का उंगली बराबर का छोटा सा शरीर आर्यन के सिर के ऊपर तैरने लगा। उसने आंखें बंद की और वो गहरे ध्यान में लीन हो गई। उसी पल थंडर राक्षस ने थंडर हथौड़े को ऊंचा उठाते हुए जोर से गरज कर कहा, पृथ्वी सील टूटो। आसमान में काले बादलों के बीच गगनभेदी बिजली की आवाज गूंजी और थंडर हथौड़े से लाल बिजली में लिपटा जमीन की ओर बढ़ने लगा। दूर अमर महल के 2 क्रोन एल्डर्स इस दृश्य को देख रहे थे। जैसे ही आकाश काला पड़ा, उनके चेहरों पर घोर चिंता छा गई। सब खत्म हो गया, एक ने बुदबुदाते हुए कहा। थंडर पर्वत श्रृंखला में मौजूद हर प्राणी मारा जाएगा। दूसरे एल्डर ने कहा, इस सब के लिए वो सिंह परिवार का लड़का जिम्मेदार है। अगर उसने राक्षस को क्रोधित नहीं किया होता तो ये सब नहीं होता। जब एक राक्षस सैकड़ों प्रतिभाशाली योद्धाओं, जिनमें कई अद्वितीय प्रतिभाएं थीं, को मार सकता है, तो बाकी सब राक्षस मिलकर क्या करेंगे। हमें क्या करना चाहिए। वो अपना हमला पहले ही छोड़ चुका है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। हम स्वर्गसार कुल की मदद ले सकते हैं, लेकिन वो लोग दिख नहीं रहे, पता नहीं वो जिंदा भी है या मर गए। थंडर राक्षस पागलों की तरह गरजता हुआ अपनी पृथ्वी सील पर हमला कर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लाल चमकदार बिजली की लहरें मकड़ी के जाले की तरह फैल रही थीं। आकाश पूरी तरह अंधकार में डूब चुका था और पृथ्वी पर खूनी लाल बिजली की अद्भुत आभा ने मानो स्वर्ग और पृथ्वी को उलट पलट दिया हो। जब थंडर राक्षस से पृथ्वी सील नहीं टूटी तो उसने गरज कर चिल्लाया, आज मैं सबको खत्म कर दूंगा। इसी के साथ लाखों बिजली की लाल लपटें आकाश से जमीन पर टूट पड़ीं। वह दृश्य अकल्पनीय था। जो लोग घने जंगल से बाहर नहीं निकल पाए थे, वो डर के मारे जमीन पर गिर पड़े, उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। इसी बीच गरजती हुई बिजली के बीच हायरा ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। थंडर, मेरी पुकार सुनो, शोषण करो।
जैसे ही बिजली का जाल घने जंगल तक पहुंचने वाला था, वो वहीं रुक गया। सभी बिजली की ऊर्जा एक पल में सिकुड़ने लगी और तेजी से वापस खींच ली गई। वह दृश्य भयावह था, मानो समय उल्टकर पीछे चला गया हो। बिजली की लपटें जैसे पागल होकर हायरा की ओर खींची चली आ रही थी। थंडर राक्षस और नाविद दोनों स्तब्ध थे। ये कैसे संभव है? थंडर राक्षस ने बुदबुदाया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। चारों ओर बिजली की धाराएं इकट्ठा होकर एक विशाल स्तंभ का रूप लेने लगीं। ये चमकदार इतना ऊंचा था कि जैसे आकाश और पृथ्वी को जोड़ने वाला हो। साथ ही वो लगातार बढ़ रहा था। थंडर राक्षस पागलों की तरह गरजता हुआ अपनी पृथ्वी सील पर हमला कर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लाल चमकदार बिजली की लहरें मकड़ी के जाले की तरह फैल रही थीं। आकाश पूरी तरह अंधकार में डूब चुका था और पृथ्वी पर खूनी लाल बिजली की अद्भुत आभा ने मानो स्वर्ग और पृथ्वी को उलट पलट दिया हो। जब थंडर राक्षस से पृथ्वी सील नहीं टूटी तो उसने गरज कर चिल्लाया, आज मैं सबको खत्म कर दूंगा। इसी के साथ लाखों बिजली की लाल लपटें आकाश से जमीन पर टूट पड़ीं। वह दृश्य अकल्पनीय था। जो लोग घने जंगल से बाहर नहीं निकल पाए थे, वो डर के मारे जमीन पर गिर पड़े, उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। इसी बीच गरजती हुई बिजली के बीच हायरा ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। थंडर, मेरी पुकार सुनो, शोषण करो। जैसे ही बिजली का जाल घने जंगल तक पहुंचने वाला था, वो वहीं रुक गया। सभी बिजली की ऊर्जा एक पल में सिकुड़ने लगी और तेजी से वापस खींच ली गई। वह दृश्य भयावह था, मानो समय उल्टकर पीछे चला गया हो। बिजली की लपटें जैसे पागल होकर हायरा की ओर खींची चली आ रही थी। थंडर राक्षस और नाविद दोनों स्तब्ध थे। ये कैसे संभव है? थंडर राक्षस ने बुदबुदाया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। चारों ओर बिजली की धाराएं इकट्ठा होकर एक विशाल स्तंभ का रूप लेने लगीं। ये चमकदार इतना ऊंचा था कि जैसे आकाश और पृथ्वी को जोड़ने वाला हो। साथ ही वो लगातार बढ़ रहा था। तो व्यूअर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए स्पिरिट वर्ल्ड के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मजा आता है। धन्यवाद।